नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कुमार जैन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंगलोर बेंच के एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे, जो देश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी राहत प्रदान करता है। मामला है कि ITO वर्सेज करावली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी असेसमेंट ईयर 2018-2019 का। आइए समझते हैं इस निर्णय को वास्तविक महत्व क्या है और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मामले के तथ्य को समझते हैं। एसएससी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसकी ने अपनी आय पर इनकम टैक्स एक्ट की के सेक्शन 80(2) सब सेक्शन ए और क्लॉज आई में फर्स्ट के अंतर्गत कटौती का दावा किया था। ईओ ने मूल असेसमेंट सेक्शन 143(3) के तहत पूरा किया और 80p की कटौती को स्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में ईओ ने सेक्शन 154 के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू की और लगभग 5.51 करोड़ की बैंक ब्याज की आय पर दी गई 80p की कटौती को वापस ले लिया गया। अब यह प्रश्न ये था कि ईओ क्या ऐसा कर सकता है। ईओ का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक और अन्य बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80p की कटौती के लिए पात्र नहीं है या एलिजिबल नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही प्रसिद्ध जजमेंट टॉटकर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निर्णय और कर्नाटक हाईकोर्ट के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया। ईओ के अनुसार मूल असेसमेंट ऑर्डर में कटौती देना एक मिस्टेक अपेंट फ्रॉम रिकॉर्ड था, इसलिए सेक्शन 154 के तहत इसको सुधारा जा सकता है। असेसी ने इसका विरोध किया। असेसी ने तय दिया कोऑपरेटिव बैंक से प्राप्त ब्याज 80p2A1 अथवा 80p2D के तहत कटौती उनके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है और उसमें कटौती एलिजिबल है। इस विषय पर विभिन्न विभिन्न हाईकोर्ट्स के और आईटीटी के अनेक निर्णय मौजूद हैं। अब जब किसी भी मुद्दे पर अलग अलग न्यायिक मत, अलग अलग जुडिक्शन ओपिनियन होते हैं, तो वो एक डिबेटेबल इशू बन जाता है और डिबेटेबल इशू को सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं आईटीटी ने कहा। आईटीटी बेंगलोर बेंच ने बड़ा स्पष्ट रूप से माना कि सहकारी बैंकों से प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80p की कटौती के लिए उपलब्ध है या नहीं, यह एक विवादास्पद कोई कानूनी प्रश्न है। देश के विभिन्न न्यायालयों के द्वारा इस विषय पर अलग अलग निर्णय दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मूल असेसमेंट ऑर्डर में कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष गलती थी। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक जजमेंट टीएस बालाराम ITO वर्सेस वॉलकार्ट्स बेलस्टिक पर भरोसा किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि सेक्शन 154 का उपयोग केवल उन्हीं त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है जो रिकॉर्ड से स्वतः स्पष्ट दिखाई दें। जहां किसी मुद्दे पर विस्तृत कानूनी बहस, व्याख्या या दो अलग अलग मत संभव हो, वहां सेक्शन 154 लागू नहीं होता है। इसी आधार पर आईटीटी ने ईओ के द्वारा पारित रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को अवैध माना, इलीगल करार दिया और ट्रिब्यूनल ने सीआईटी अपील द्वारा दी गई राहत को बरकरार रखा। विभाग की अपील को खारिज कर दिया गया। अब करते हैं बात इस निर्णय की व्यवहारिक महत्व की। यदि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80p की कटौती मिल चुकी है, बाद में ईओ केवल अलग अलग कानूनी व्याख्या के आधार पर उसे वापस लेना चाहता है, तो सामान्यतः में धारा 154 का उपयोग नहीं कर सकता। सेक्शन 154 कोई रिव्यू पावर नहीं है, बल्कि ये केवल स्पष्ट और प्रत्यक्ष त्रुटियों को सुधारने का एक माध्यम है। जहाँ पर कोई मिस्टेक अपेंड फ्रॉम रिकॉर्ड हो गई है, हमें रिकॉर्ड पर दिख रही है कि कोई गलती हमसे हो गई है, उसको सुधारना हो, तो ही 154 का रिवोकेशन इन्वोक किया जा सकता है। अदरवाइज 154 में रेक्टिफिकेशन संभव ही नहीं है। किसी भी विवादास्पद कानूनी प्रश्न को पुनः खोलने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए यह निर्णय विशेष रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन क्रेडिट सोसाइटी और एम्प्लॉयज क्रेडिट सोसाइटी या अन्य ऐसी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको 80p की छूट के लिए जो एलिजिबल है और ये छूट कोऑपरेटिव बैंक से प्राप्त एफडीआई के ब्याज पर अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका सीए कुमार जैन, बहुत बहुत धन्यवाद।